नमस्ते दोस्तों, आज हम देखेंगे सिलेक्शन स्टेटमेंट या फिर जिसको स्विच स्टेटमेंट्स भी बोला जाता है। सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। सी के अंदर कुछ बिल्ड इन मल्टीपल ब्रांच सिलेक्शन स्टेटमेंट्स होते हैं। बिल्ड इन स्टेटमेंट उस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ऐसे स्टेटमेंट जिनकी डेफिनेशन सी की लिब फाइल में लाइब्रेरी में होती है उनको बिल्ड इन फंक्शंस भी बोलते हैं। उसी तरीके से बिल्ड इन स्टेटमेंट्स भी होते हैं। तो मल्टीपल ब्रांच सिलेक्शन स्टेटमेंट्स उसी तरीके से बिल्ड इन स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको स्विच भी कहा जाता है। विच सक्सेसिवली टेस्ट द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन अगेंस्ट अ लिस्ट ऑफ इंटीजर और कैरेक्टर कांस्टेंट। इंटीजर या कैरेक्टर कांस्टेंट की वैल्यूज़ को टेस्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग मैच करके जो भी उसके अलग अलग केस होते हैं या ब्रांचेज होती हैं उनके अकॉर्डिंग एक्सप्रेशंस को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ब्रांच जो अलग अलग मल्टीपल ब्रांच हम बोल रहे हैं दैट आर केसेस। तो स्विच और केस इसीलिए कहा जाता है कि एक स्विच में मल्टीपल केसेस हो सकते हैं। आगे हम देखेंगे ब्रेक स्टेटमेंट। चूँकि आपको मैंने पहले की वीडियो में भी बताया था, ब्रेक स्टेटमेंट सी में एक टाइप का जंप स्टेटमेंट होता है, लेकिन हम इसको इस में इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट स्विच के अंदर यूज़ करना ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ अगर हम स्विच के हर केस में अलग अलग इंडिविजुअल केस में इंडिविजुअली ब्रेक स्टेटमेंट को लिखना पड़ता है। अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं तो जो केसेस का एग्जीक्यूशन होगा वो कंटिन्यूसली होता जाएगा और आपके सारे केस एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो जो ब्रेक होता है वो आपको उसी केस के एग्जीक्यूशन के बाद जंप करके आपको स्विच के बाहर ले आता है ताकि बाकी सारे केसेस एग्जीक्यूट ना हो और जो केस मैच हुआ है सिर्फ उसकी लाइंस या उसका कोड एग्जीक्यूट हो। इसीलिए ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करना ज़रूरी होता है। आगे हम देखेंगे 3 इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो स्विच केस में ज़रूरी होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे स्विच और इफ़ का डिफरेंस दिया हुआ है। जो स्विच डिफर्स फ्रॉम इफ़ इन दैट स्विच कैन ओनली टेस्ट फॉर इक्वलिटी। स्विच केस जो है वो सिर्फ इक्वलिटी के अकॉर्डिंग चेक करेगा, मतलब उसमें जो भी कैरेक्टर या इंटीजर कांस्टेंट हैं अगर उनकी इक्वलिटी होगी तो वो उस ब्लॉक के एक्सप्रेशंस को एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन जो इफ़ होता है, इफ़ कैन इवेल्यूएट एनी टाइप ऑफ रिलेशनल और लॉजिकल एक्सप्रेशंस। इफ़ जो है वो किसी भी टाइप के रिलेशनल या लॉजिकल एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंग भी एग्जीक्यूट होता है। ये इन दोनों का मेन डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है आपका नो टू केस कॉन्स्टेंट्स इन द सेम स्विच कैन हैव आइडेंटिकल वैल्यूज़। किन्हीं भी दो केसेस, किसी एक स्विच के अंदर दो केसेस आइडेंटिकल नहीं हो सकते हैं, मतलब सेम नहीं हो सकते हैं। हमें अलग अलग केसेस रखना ज़रूरी होता है। अगर वो सेम होंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको एरर देंगे। तो एक ही स्विच में दो केस सेम नहीं हो सकते। थर्ड है इफ़ कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स आर यूज्ड इन द स्विच केस दे आर ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड टू इंटीजर। अगर मैंने पहले जैसे बताया था स्विच केस में इंटीजर टाइप वैल्यूज़ ली जाती हैं, तो अगर हम उसमें कैरेक्टर टाइप वैल्यूज़ को एंटर कराते भी हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। इस तरीके से मैं आगे आपको प्रोग्राम के थ्रू बताऊंगी कि स्विच केस के कैरेक्टर और इंटीजर दोनों के थ्रू हम कैसे वैल्यूज़ को एंटर करा सकते हैं। तो आगे मैं आपको इसका कोड दिखाती हूँ कि कोड कैसे रन होगा। ये देखिए, ये इसका कोड है। सबसे पहले मैंने पहला प्रोग्राम जो बनाया है स्विच केस का प्रोग्राम है, लेकिन वो आपका इंटीजर टाइप की वैल्यू के थ्रू बनाया गया है। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने इंटीजर आई वैल्यू ली है, आप उसको इनिशिएट किया है। ये प्रिंट एफ में जो 3 स्टेटमेंट लिखे हैं वो आपको एक मेन्यू शो करने के लिए है कि आपको पता रहेगा कि अगर मैं 1 प्रेस करूँगा तो प्ले क्रिकेट वाला ऑप्शन आएगा, अगर मैं 2 प्रेस करता हूँ तो प्ले हॉकी का ऑप्शन आएगा और 3 पे प्ले फुटबॉल का। तो ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए है। उसके बाद जैसे ही हम अपनी चॉइस को एंटर करेंगे तो चूँकि यहाँ पे मैंने इंटीजर टाइप लिया है इसीलिए इसका टाइप स्पेसिफायर %d है। जो वैल्यू एंटर कराई है उसको हम स्विच में लिखेंगे और यही वैल्यू आगे केसेस के साथ इक्वलिटीज़ की चेक की जाएगी। जो आई की वैल्यू अगर 1 होगी तो केस 1 एग्जीक्यूट होगा, अगर आई की वैल्यू 2 होगी तो केस 2 एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे ये दोनों लाइन केस 1 को बिलोंग करती हैं। प्रिंट एफ, प्ले क्रिकेट एंड ब्रेक, जैसा कि मैंने कहा है कि अगर मैं ब्रेक यहाँ नहीं लिखती हूँ तो केस 1 एग्जीक्यूट होने के बाद केस 2 भी एग्जीक्यूट होगा, देन केस 3 भी एग्जीक्यूट होगा। तो ये चीज़ ज़रूरी है, हर स्टेटमेंट के बाद ब्रेक लिखना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको अलग अलग केसेस देने का कोई फ़ायदा नहीं है, सारे केस एग्जीक्यूट होंगे ही।
तो ये आपका इंटीजर टाइप वैल्यू का एक एग्जांपल है, इसको मैं आपको रन करके बता देती हूँ। अच्छा, एक चीज़ और है, ये जो लास्ट में गेट ch है, ये फंक्शंस जो है, ये फंक्शन आपके आउटपुट स्क्रीन को शो करने के लिए होता है। अगर मैं ये फंक्शन को हटा दूं, आपका पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, आउटपुट आएगा, लेकिन आपको आउटपुट स्क्रीन नहीं शो करेगा। तो गेट ch लिखने से आपको इंस्टेंट आउटपुट स्क्रीन दिखाने लगता है। ये देखिए, ये आपका मेन्यू लिखा है 1 क्रिकेट, 2 हॉकी, 3 फुटबॉल। हम जैसे ही ऑप्शन देंगे, मान लीजिए मैंने 1 चॉइस ली, तो यहाँ पे आ जाएगा प्ले क्रिकेट, ठीक है। सेकेंड टाइम मैं 2 चॉइस देती हूँ तो आ जाएगा प्ले हॉकी। थर्ड टाइम में मैं 3 ऑप्शन देती हूँ तो वो आ जाएगा प्ले फुटबॉल। इस तरीके से ये आपका हो गया जब मैं इंटीजर टाइप की वैल्यू स्विच में एंटर करा रही हूँ। सेकंड प्रोग्राम आप देख लीजिए, जहाँ पे मैंने कैरेक्टर टाइप की वैल्यू एंटर कराई है। थोड़ा सा इसका डिफरेंस आप समझ लीजिए। यहाँ पे मैंने सबसे पहले देख लीजिए, ये कैरेक्टर टाइप की वैल्यू मैंने ली है, CHAR एक वेरिएबल है जो कैरेक्टर टाइप का है, मेन्यू सेम है। यहाँ पे डिफरेंस है, स्कैन एफ के फंक्शन में %C से इसको टाइप स्पेसिफाई होता है, कैरेक्टर को स्कैन कराने के लिए %C से स्कैन कराया जाता है, ठीक है। तो CH को मैंने %C से कराया है, स्विच केस में CH एंटर कराया है। ये कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट को लिखने का तरीका होता है सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर। अगर हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे तो वो इस वैल्यू को नहीं पढ़ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। तो अगर हम स्विच में कैरेक्टर कांस्टेंट को ले रहे हैं तो हमको केसेस भी कैरेक्टर कांस्टेंट के अकॉर्डिंग ही देने पड़ेंगे, अदर तभी वो मैच कर पाएगा। तो ये डिफरेंस मेन होता है, ये कैरेक्टर को लिखने का तरीका होता है सिंगल कोटेशन मार्क्स के साथ। बाकी कोड आपका सेम है, ये सेम तरीके से चलेगा भी, जैसे पिछला प्रोग्राम रन हो रहा था उसी तरीके से ये भी रन होगा। बस लिखने का क्या डिफरेंस था वो मैंने आपको समझाया है। इसको भी सेम तरीके से देख लीजिए। 1 पे क्रिकेट, 2 मैंने एंटर किया है, 2 पे हॉकी, 1 के लिए क्रिकेट आएगा। सेम चीज़ जब 3 के लिए रन कराएंगे तो फुटबॉल रन होगा। अच्छा, जो मैं आपको कह रही थी कि ब्रेक लिखना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। मैं अगर आपको फर्स्ट केस में ही बता देती हूँ, किसी भी केस में अगर मैं ब्रेक स्टेटमेंट को हटा दूँ या इसको ना लिखूँ, तो अब देखिए प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रोग्राम रन होगा। लेकिन अगर मैं 1 केस को एग्जीक्यूट कराती हूँ तो 1 के बाद सारे केसेस एग्जीक्यूट हो जाएंगे। देखिए, आप देख रहे हैं, प्ले क्रिकेट, प्ले हॉकी, क्योंकि हॉकी वाले केस में मैंने ब्रेक लिखा था, इसीलिए प्ले हॉकी पे आके वो रुक गया। अगर सेकंड केस में भी मैंने ब्रेक नहीं लिखा होता तो वो प्ले फुटबॉल भी दिखाता। इस तरीके से ये इसका आउटपुट आएगा, और इसीलिए मैंने कहा कि ब्रेक स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है। अगर देख लीजिए, मैं सेकंड केस में से भी ब्रेक हटा देती हूँ तो वो तीनों केस रन करेगा। ये देखिए, मैंने 1 प्रेस किया है, प्ले क्रिकेट, प्ले हॉकी, प्ले फुटबॉल, मतलब उसने तीनों केसेस को रन कर दिया है और ब्रेक नहीं किया है। तो इस तरीके से स्विच के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट को लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये आपका स्विच केस का वीडियो है। ये आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए अगर आप मेरे साथ अपडेट रहना चाहते हैं। थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो।